नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। मैं नीतीश झा आप सभी का पुनः बीपीएससी दर्शन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। तत्पश्चात हम लोग गुप्त वंश देखेंगे, यानी बिहार में गुप्त वंशीय शासन। ठीक है मित्रों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुषाण वंश। कुषाण वंश की स्थापना लगभग 100 ईसा पूर्व में कुजुल कड़फिसस के द्वारा किया गया था। यानी कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कुजुल कड़फिसस। कब? तो 1000 ईसा पूर्व में। कुजुल कड़फिसस की मृत्यु के बाद वीम कड़फिसस वहाँ का राजा बना। ठीक है मित्रों, वीम कड़फिसस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलवाए, जिस पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृतियां देखने को मिलती है। मित्रों, यहाँ से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कुषाण वंश का संस्थापक बोला जाए तो कौन है? तो कुजुल कड़फिसस है। ईस्वी पूछा जाए, यदि आपका समयकाल, तो लगभग 1000 ईसा पूर्व। यदि कुजुल कड़फिसस के बाद बोला जाए जो कौन वहाँ का राजा बना, तो वीम कड़फिसस बना। वीम कड़फिसस ने क्या किया? तो स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलवाए, जिस पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृतियां देखने को मिलती है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़िए। वीम कड़फिसस के बाद कनिष्क कुषाण वंश का राजा बना। कनिष्क ये सबसे ज़्यादा प्रतापी भी माना जाता है, कनिष्क कुषाण वंश का। अब हम लोग कनिष्क के बारे में देखेंगे। कनिष्क ने पुसुरपुर, जो आधुनिक पेशावर पाकिस्तान में है, को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और इसने अपनी दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया। तो यहाँ से मित्रों 2 क्वेश्चन बन जाता है। कनिष्क ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो कनिष्क ने अपनी प्रथम राजधानी किसको बनाया? तो पुरुषपुर। पुरुषपुर कहाँ पे है? तो आधुनिक आपके पाकिस्तान में, पेशावर में। ठीक है, और पूछे यदि उसने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया? तो दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया। ठीक है मित्रों, आगे बढ़िए। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जी मित्रों, कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में एक संवत चलाया गया था, जिसका नाम शक संवत है। वही शक संवत भारत सरकार ने अपनाया और उसी के अधीन अभी चल रहा है संवत। ठीक है मित्रों, आगे बढ़िए। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, कनिष्क किस धर्म को मानने वाला था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चलिए आगे बढ़िए मित्रों। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था। मित्रों, क्वेश्चन आ सकता है, गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किस शासक के समय काल में विकसित हुआ था? तो मित्रों वो है कुषाण के समय काल में। कनिष्क के समय काल में आपका गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष, चरक, पार्श, नागार्जुन, वसुमित्र, संरक्ष, माठर, बुद्धदेव, धर्ममात, घोषक आदि उनके समकालीन थे। यानी कनिष्क के शासनकाल में जो है सो प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष जो थे वो रहते थे। चरक, जो कि हम जानते हैं चरक कौन थे? तो चरक उस समय के मेडिसिन के सबसे बड़ा आपके ज्ञाता थे। पार्श, नागार्जुन, वसुमित्र, संरक्ष, माठर, बुद्धदेव, धर्ममात्र, घोषक, ये सभी जो उनके समकालीन थे। चलिए आगे मित्रों। कनिष्क के शासन काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। मित्रों, जैसे हमने पिछले वीडियो में ही बताया था, जो कि कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीतियाँ किसके शासन काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीतियाँ आपका हुआ था, उसके हम ट्रिक बताए थे आपको, अकाक, यानी ठीक है ना, अजातशत्रु। फिर आपका बताए थे हम कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। तो इसी कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो कुंडल वन कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता
वसुमित्र ने की थी एवं अश्वघोष ने इसकी उपाध्यक्षता की थी। ठीक है मित्रों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कब हुआ था चौथा बौद्ध संगीति? तो लगभग 72 ईस्वी में। यहाँ कहीं कहीं आपको प्रथम शताब्दी भी दिख जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़िए। अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सूत्रालंकार और सौंदर्यानंद जैसी ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, चरक कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे एवं इनके द्वारा चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता ग्रंथ लिखा गया था। देखिए, हम अश्वघोष, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बुद्ध चरित, सूत्रालंकार, सौंदर्यानंद जैसे ग्रंथ जो है किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये अश्वघोष, यानी अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित लिखा गया था, सूत्रालंकार और सौंदर्यानंद जैसे किताबों का संकलन किया गया था। तो वहीं इनके दरबार में कौन रहते थे? तो चरक रहता था। चरक कौन थे? तो चिकित्सक थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है मित्रों, आगे बढ़िए। कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट वासुदेव था, यानी कहा जाए आपको कुषाण वंश का अंतिम महान सम्राट कौन था? तो वो आपका वासुदेव था। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर लिच्छवियों का शासन इतिहासकारों द्वारा माना जाता है। मित्रों, इतिहासकारों का मानना है कि जब कुषाण वंश का अंत हो गया तो तत्पश्चात मगध पर लिच्छवियों का शासन रहा। ठीक है मित्रों, उसके बाद कोई खास देखने को मिलता नहीं है। छोटे छोटे आपके शासक द्वारा वहाँ पर शासन किया गया। फिर आता है आपका उभर के एक बड़ा साम्राज्य गुप्त। ठीक है, तो हम लोग मित्रों अब हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन बिहार। चलिए हम लोग गुप्तकालीन बिहार में प्रवेश करते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। यह कौशाम्बी कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। यानी बिहार और उत्तर प्रदेश का जो आपका है ना पूर्वांचल उत्तर प्रदेश, वो क्या था? उस समय गुप्त वंश का क्षेत्र था। ठीक है मित्रों, गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त थे। यानी आपको पूछा जा सकता है जो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक आप लोग श्रीगुप्त बताएंगे। उनका समय काल क्या था? तो श्रीगुप्त का समय काल था 240 से 280 ईस्वी तक। गुप्त आपके गुप्त काल के पहले शासक श्रीगुप्त ने क्या धारण किया था? महाराजा। उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। आपसे प्रश्न आ सकता है, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? श्रीगुप्त ने किस उपाधि को धारण किया था? तो श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। अब श्रीगुप्त के मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र घटोत्कच, जिसका समय काल है 280 से 320 ईस्वी, पाटलिपुत्र का शासक बना। ठीक है मित्रों, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम बनता है शासक। ठीक है, जिसका समय काल है 320 से 335 ईस्वी। यह गुप्त वंश का तीसरा शासक था। कौन? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। मित्रों अब देखिए 2 क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले यदि आ जाए जो महाराजा की उपाधि किसने धारण की? तो महाराजा की उपाधि धारण की थी श्रीगुप्त ने। और वही प्रश्न आ जाए महाराजा धीराज, तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत का समय प्रचलन में आया। यानी चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत को चालू किया गया था। ठीक है मित्रों, चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ की थी। ठीक है, ठीक है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए जो लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह
किसके साथ हुआ था? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था। ठीक है मित्रों, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सोने के सिक्के चलाए थे। इन सिक्कों पर एक तरफ चंद्रगुप्त एवं कुमार देवी के चित्र बने हुए मिलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति। ठीक है मित्रों, आपसे प्रश्न में ऐसे पूछा जा सकता है, जो किस गुप्त शासक के शासन काल में हमें एक तरफ लक्ष्मी की चित्र में देखने को मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ राजा रानी का चित्र देखने को मिलती है। तो ये कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किए थे? एक तरफ अपने यानी चंद्रगुप्त प्रथम और उनकी पत्नी कुमार देवी का चित्र आकृति बनवाए थे, तो वहीं दूसरी तरफ में माँ लक्ष्मी का चित्र बनवाए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं समुद्रगुप्त, जिनका समय काल है 335 से 375 ईस्वी। ठीक है मित्रों, समुद्रगुप्त का जन्म लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी के गर्भ से हुआ था। यानी यही कुमार देवी जिनका विवाह हुआ था किसके साथ? तो चंद्रगुप्त प्रथम के साथ। उनसे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम क्या है? तो समुद्रगुप्त। ठीक है मित्रों, समुद्रगुप्त को परक्रमांक कहा गया। क्या कहा गया है? तो परक्रमांक। इन्होंने परक्रमांक की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। देखिए, आपसे प्रश्न आ सकता है और आए हुआ भी है, जो कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है मित्रों, इतिहासकारों का मानना है कि अभिलेखों और सिक्कों पर समुद्रगुप्त को पराक्रमांक, अप्रतिरथ, सर्वराजोच्छेता, व्याघ्र पराक्रम आदि उपाधियां प्रदान की गई है। यानी इतिहासकारों के अनुसार समुद्रगुप्त को विभिन्न उपाधियों से सम्मानित किया गया था, या उन्होंने विभिन्न उपाधियां धारण की थी, जिनमें से प्रमुख है कौन कौन सा? तो पराक्रमांक, अप्रतिरथ, सर्वराक्षोच्छेता और व्याघ्र पराक्रम। ये क्या है? कुछ विशेष उपाधियां थी जिन्होंने समुद्रगुप्त ने धारण की थी। ठीक है मित्रों, आगे बढ़िए। हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी कवि था। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। आपसे प्रश्न आ सकता है, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। कौन? हरिसेन। चलिए मित्रों, आगे बढ़िए। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय एवं साम्राज्य विस्तार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। जी मित्रों, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति ये काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है, प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें उन्होंने क्या किया है? जिसमें उन्होंने समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय और उनका जो शासन काल है उससे संबंधित रचनाएं मिलती है। कहाँ पे? तो प्रयाग प्रशस्ति में। किसके द्वारा रचित है? तो हरिसेन के। हरिसेन कौन थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के मंत्री एवं दरबारी कवि थे। चलिए मित्रों, आगे बढ़ें। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। जी मित्रों, आपसे प्रश्न आ सकता है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो मित्रों, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका समयकाल है 380 से 415 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं। जी मित्रों, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल गुप्त साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। इन्हें देवराज, देवश्री, विक्रमादित्य, देवगुप्त आदि नामों से जाना जाता है। जी मित्रों,
चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य, इनका शासनकाल गुप्त साम्राज्य का सबसे चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है, यानी सबसे उत्तम का समय माना जाता है। इन्हें क्या क्या कहा गया है? तो उन्हें देवराज, देवश्री, विक्रमादित्य, देवगुप्त आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता था। ठीक है, आपसे प्रश्न आ सकता है जो देवराज, इनमें से किनका नाम है? तो उसमें मिलान करने में दे सकता है। तो देवराज के नाम से जाने जाते थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, देवश्री, देवगुप्त एवं विक्रमादित्य उन्हीं का अन्य नाम है। चले मित्र आगे बढ़ें। इनके समय काल में चीनी यात्री फाहियान का लगभग 14 वर्ष का यात्रा भारत में हुआ था। यानी मित्रों हम लोग जानते हैं चीनी यात्री फाहियान ने भारत में यात्रा की थी, तो किनके समय काल में? तो ये आपके हो गए विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जो कि लगभग 14 वर्षों तक भारत में रहा था। कौन? तो फाहियान। चलिए मित्रों आगे देखें। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नाग के साथ विवाह किया, जिससे एक कन्या प्रभावती पैदा हुई। जी मित्रों, चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह जो है सो नाग राजकुमारी कुबेर नाग के साथ किया गया, जिससे एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम क्या था? तो प्रभावती। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़े। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकराज रुद्रसेन तृतीय पर विजय प्राप्त करने के उपरांत विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और रजत मुद्राएं जारी की। जी मित्रों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकराज का रुद्रसेन तृतीय जो था उस पर विजय प्राप्त किए एवं विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तत्पश्चात उन्होंने रजत मुद्राएं भी प्रचलन में लाए, यानी रजत मुद्राएं भी इनके द्वारा चलाई गई थी। तो आपसे प्रश्न आ सकता है जो रजत मुद्राएं किन गुप्त शासकों द्वारा प्रचलन में लाया गया था? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। और आपसे प्रश्न में ऐसा भी पूछा जा सकता है जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की धारी जब शकराज रुद्रसेन तृतीय को हराए थे, तत्पश्चात उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी एवं उसके बाद उन्होंने रजत मुद्राएं को प्रचलन में लाया था। चलिए मित्रों आगे देखें। वाकाटकों का सहयोग पाने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। जी मित्रों, यानी वाकाटकों को का सहयोग पाने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? तो उनकी पुत्री जो प्रभावती थी, जिसका विवाह किससे कर दिया? तो जिसका विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। जी मित्रों हम बताए थे फाहियान जो इनके शासनकाल में भारत आए थे, तो फाहियान द्वारा एक चर्चित यात्रा वृत्तांत फोक्योकी है, जो कि गुप्तकालीन भारतीय संस्कृति का सुंदर वर्णन करता है। मित्र यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है, फाहियान द्वारा किस किताबों का वर्णन है, किस किताबों का रचना किया गया था? तो फाहियान ने एक यात्रा वृत्तांत कौन सा लिखा था? तो फोक्योकी फाहियान द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है, जिसमें उन्होंने गुप्तकालीन शासन व्यवस्था का सुंदर लेखन किया है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ें। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जैन थी। जी मित्रों, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पाटलिपुत्र कौन सी राजधानी थी? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पाटलिपुत्र प्रथम राजधानी थी, तो वहीं आपका उज्जैन इसकी द्वितीय राजधानी थी। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बढ़ते हैं कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम इनका समयकाल है 415 से 455 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम बौद्ध अनुयायी थे। कई इतिहासकार इन्हें वैष्णव अनुयायी भी मानते हैं। ठीक है मित्रों, कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। क्या किए थे? नालंदा महाविहार की स्थापना किए थे। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जो नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यही कुमारगुप्त ने किए थे। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है मित्रों, उन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। जी मित्र, आपको गलती नहीं करना है। उत्तर आपसे पूछा जाए जो महेंद्रादित्य की उपाधि किन्होंने धारण की थी, तो महेंद्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त प्रथम ने धारण की थी। जी मित्रों, इस नहीं अधिकाधिक संख्या में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं प्रचलित की थी। जी मित्रों, देखिए रजत जो है किसके द्वारा चला गया था? रजत मुद्राएं तो आपके हो गए विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और ये कुमारगुप्त प्रथम जो आए सो ज़्यादा से ज़्यादा मयूर आकृति का रजत मुद्राएं को प्रचलन में लाए। ठीक है मित्रों, चीनी यात्री इत सिंह 673 ईस्वी में नालंदा आया था, जिसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का अपनी मुद्रा थी, जिस पर पाली भाषा में श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्थ उत्कीर्ण था। जी मित्रों, चीनी यात्री इत सिंह का भारत आगमन लगभग 673 ईस्वी में हुआ था, जिसने नालंदा महाविहार में काफ़ी समय गुजारा। ठीक है, उसने अपनी किताबों में वर्णन किया है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्वयं की मुद्रा थी, यानी उसकी अपनी मुद्रा थी, जो कि पाली भाषा में वर्णित थी। और क्या था? तो जिसमें लिखा गया था श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्थ, जो कि उत्कीर्ण था। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इनका समयकाल है 455 से 467 ईस्वी। जी मित्र, स्कंदगुप्त एक कुशल प्रशासक थे एवं हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया। जी मित्रों, स्कंदगुप्त जो है जिसका समयकाल है 455 से 467 ईस्वी, वह क्या थे? स्कंदगुप्त एक कुशल प्रशासक थे, जिन्होंने हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। मित्र, हुनों का प्रथम आक्रमण यही स्कंदगुप्त के समयकाल में हुआ था, और उसने उस आक्रमण को विफल कर दिया। किसने? तो स्कंदगुप्त। आपसे प्रश्न डायरेक्ट आ सकता है, हुनों का प्रथम आक्रमण किस गुप्त शासन कालीन शासक के समय काल में हुआ था? तो आपको आंसर लगाना है स्कंदगुप्त। ठीक है मित्रों, आगे बढ़िए। स्कंदगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षक माना जाता है। जी मित्र, स्कंदगुप्त को नालंदा महाविहार का संरक्षक माना जाता है। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। जी मित्रों, आपने ठीक है देख लिया, जो कि महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। तो वहीं शक्रादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो स्कंदगुप्त ने, यानी स्कंदगुप्त शक्रादित्य। ठीक है मित्रों, याद रखना है। हुनों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुआ था। गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त थे। ठीक है मित्रों, इसके बाद जो गुप्त शासक होते हैं, यानी भानुगुप्त अंतिम थे। इसके बाद बिहार का जो है आपका एंशिएंट बिहार खत्म होता है। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन बिहार। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। तत्पश्चात हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, जो संभावित प्रश्न 70वीं बीपीएससी के लिए बन सकती है। ठीक है, उसको भी हम लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।